बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। बायोलॉजी की क्लास में खुशामदीद। बायोलॉजी में हम मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन पढ़ रहे थे। अब तक हमने जो मैकेनिज्म पढ़ा है एरोबिक रिस्पायरेशन का, तो हमने क्या देखा कि हमारे पास रिस्पायरेशन में, एरोबिक रिस्पायरेशन में जो पहला स्टेज होता है उसको आप कहते हो ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होता है और इसमें क्या होता है जी कि आपका जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है वो आखिर में काफ़ी सीरीज ऑफ रिएक्शंस होते हैं और उनके नतीजे में आपका ग्लूकोज जो है वो दो पायरुवेट में टूट जाता है। ये पहली स्टेज हो जाती है ग्लाइकोलाइसिस। फिर हमने जो दूसरी स्टेज पढ़ी वो थी फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। इस स्टेज में क्या होता है कि हमारे पास ये तो दो पायरुवेट एसिड होते हैं। ये दोनों पायरुवेट एसिड जो है वो कन्वर्ट होंगे किसके अंदर, दो एसिटाइल कोएंजाइम ए में। ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम ए, ये कोई एक दो ही रिएक्शंस होते हैं बस, ये कोई सीरीज ऑफ रिएक्शंस नहीं है, सिर्फ दो रिएक्शंस में ही हो जाता है। तो जो पायरुवेट होते हैं, दो पायरुवेट बने थे आपके ग्लाइकोलाइसिस के नतीजे में। अब दूसरी स्टेज के अंदर ये दो पायरुवेट कन्वर्ट हो जाते हैं दो एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर। ये दोनों रिएक्शन आपके जो है वो साइटोप्लाज्म में हो रहे होते हैं। उसके बाद अब ये जो आपके पास है एसिटाइल कोएंजाइम ए, ये अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चले जाते हैं और वहां पर तीसरी स्टेज होती है जिसको आप कहते हो क्रेब्स साइकिल। ठीक है, क्रेब्स साइकिल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। ये हमने कल की क्लास में पढ़ा था। ये भी काफ़ी सीरीज ऑफ रिएक्शंस होते हैं और इस सीरीज ऑफ रिएक्शंस के नतीजे में ये जो आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए होते हैं, एक क्रेब्स साइकिल में एक को एसिटाइल कोएंजाइम ए टूटेगा तो दो क्रेब्स साइकिल्स के अंदर आपके ये दो एसिटाइल कोएंजाइम ए के मॉलिक्यूल्स टूट जाएंगे। ये मुकम्मल ब्रेक डाउन हो जाते हैं। इस क्रेब्स साइकिल में एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ जो है वो ऑक्सैलो एसीटेट भी इन्वॉल्व होता है, वो मिलता है इनके साथ सबसे पहले। और फिर पूरी ऐसे क्रेब्स साइकिल के आखिर के अंदर आपको दोबारा वो ऑक्सैलो एसीटेट मिल जाता है और आपके इस एसिटाइल कोएंजाइम ए के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड बनी, कुछ एटीपी के मॉलिक्यूल्स बने, कुछ जो है वो NADH के मॉलिक्यूल्स बने और जो है आपके पास दो मॉलिक्यूल्स बन गए थे FADH के। एक साइकिल में एक बनता है तो दो के अंदर दो। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट होता है। ये तो आपके माइटोकॉन्ड्रिया से पहले साइटोप्लाज्म में आएगी, फिर साइटोप्लाज्म से सेल मेम्ब्रेन के जरिए डिफ्यूज हो जाती है, बाहर निकल जाती है। ये एटीपी आपको चाहिए इस एरोबिक रिस्पायरेशन के नतीजे में, तो ये तो प्रोडक्ट आ गया। अब बचे ये दो मॉलिक्यूल्स। अब जो अगली स्टेज होती है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होगा कि आप इन दो मॉलिक्यूल्स में से हाइड्रोजन निकालेंगे ताकि आपके पास ये NAD और FAD जो है वापस आ जाएं और आपके वो NAD और FAD जो है वापस जो है वो अब एरोबिक रिस्पायरेशन में इस्तेमाल होने के काबिल बन जाए और इनके अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई हुई है उस एनर्जी के ज़रिए मज़ीद कुछ ATP के मॉलिक्यूल्स बनेंगे। तो अब जो नेक्स्ट और चौथी और आखिरी स्टेज होती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, अब ये वाली स्टेज हमने पढ़नी है, ये लास्ट स्टेज है और इसके बाद आपका समझ लो एरोबिक रिस्पायरेशन कंप्लीट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम इसकी तरफ आ रहे हैं। ठीक है, तो ये ज़रा जहन में रखिएगा, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक हो जाता है क्योंकि इतने सारी रिएक्शंस हैं, तो भैया इसलिए आपको मैंने छोटा सा एक ओवरव्यू दिया है। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है जी, इससे पिछले वाली जो स्टेज हुई है क्रेब्स साइकिल, उसके नतीजे में हमारे पास बना कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वेस्ट प्रोडक्ट है बाहर। एटीपी तो आपके सेल को चाहिए था, उसको एटीपी तो मिल गया। उसके अलावा दो और कंपाउंड बन गए, एक बना था NADH और एक बना FADH। अब ये जो दो कंपाउंड बने हैं इनके अंदर हाइड्रोजन लगा हुआ है और इनके अंदर एनर्जी स्टोर हुई है, क्योंकि जो हाइड्रोजन है ये एनर्जाइज होते हैं, इनके अंदर एनर्जी होती है। अब ये हाइड्रोजन चूंकि इन मॉलिक्यूल्स के साथ लग गए तो अब इन मॉलिक्यूल के अंदर एनर्जी स्टोर हुई है। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर क्या होगा जी कि आपने इन दो मॉलिक्यूल्स को तोड़ना होगा। आपका सेल अब इन दो मॉलिक्यूल्स को तोड़कर इनमें से हाइड्रोजन निकाल देगा। ठीक है, इसमें से भी हाइड्रोजन निकाल देगा और इसमें से भी हाइड्रोजन निकाल दी जाएगी। अब जब इसमें से आप हाइड्रोजन निकालोगे
तो ये बन जाएगा NAD, और इसमें से जब आप हाइड्रोजन निकालोगे तो ये बन जाएगा FAD। अब ये दो है अपनी असली हालत में आ गए, FAD और NAD। और अब ये दोबारा चले जाएंगे इन रिएक्शंस के अंदर, अगली जो रिस्पायरेशन होगी उसमें इन ग्लाइकोलाइसिस में NAD चाहिए होगा, एसिटाइल कोएंजाइम में NAD चाहिए होगा, क्रेब्स साइकिल में NAD चाहिए होगा, FAD भी चाहिए होगा। तो अब ये वहाँ पर दोबारा यूटिलाइज हो जाएंगे, वहाँ से दोबारा हाइड्रोजन को ये कैच करेंगे। ठीक है, तो ये तो आपकी अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाएंगे, और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, ये तो अब दोबारा नई रिस्पायरेशन में चले जाएंगे। जबकि ये जो दो हाइड्रोजन आए हैं इनमें से एनर्जी निकाली जाएगी, इनमें से क्या निकाली जाएगी, एक्सट्रैक्ट की जाएगी एनर्जी, और उस एनर्जी को कन्वर्ट किया जाएगा ATP के अंदर। और बाकी जो हाइड्रोजन बचे हुए होंगे, एनर्जी निकाल दी जाएगी तो हाइड्रोजन बचे हुए होंगे, उन हाइड्रोजन को वाटर की शक्ल में बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो अब ये ज़रा समझते होता क्या है जी। देखिए NADH, ठीक है जी, NADH2 कह लो आप। जब ये टूटेगा तो क्या बनेगा, NAD अलग हो जाएगा और 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे आपके पास, 2 हाइड्रोजन के एटम्स। अब ये जो 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं इनमें एनर्जी स्टोर हुई है। ठीक है, इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें वो एनर्जी स्टोर हुई है। हमने फोटोसिंथेसिस में बात की थी कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनमें एनर्जी स्टोर हुई भी होती है। तो अभी हाइड्रोजन में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें एनर्जी स्टोर हुई है। तब क्या होगा, हाइड्रोजन टूटेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स अलग हो जाएंगे और ये बन जाएगा 2H पॉजिटिव, और 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके अलग हो जाएंगे। अगर आप एटॉमिक लेवल पे समझने की कोशिश करो तो हाइड्रोजन का एटम ये होता है, ये न्यूक्लियस होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस। अब ये इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया, जब आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं। और जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो आप केमिस्ट्री पढ़ते हो, आपके इस एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये H पॉजिटिव बन जाता है। ठीक है, तो अब आपने पहले क्या हुआ, आपके पास इसमें देखोगे आप कि NADH2 जो है ना ये टूटेगा, NAD अलग हो जाएगा, ये तो आपके वापस जो है वो नई रिस्पायरेशन के अंदर इस्तेमाल होने के लिए चला जाएगा। अब ये जो 2 हाइड्रोजन आएंगे, ये 2 हाइड्रोजन जो बचेंगे, इनके अंदर से क्या होगा, इनके अंदर से इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट किए जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए जाएंगे, हाइड्रोजन पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये हाइड्रोजन पॉजिटिव का क्या होगा, ये हाइड्रोजन पॉजिटिव जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा, वाटर बनेगा, और वाटर जो है वो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है, ये भी बाहर निकल जाएगा, खत्म। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इनके अंदर एनर्जी स्टोर हुई भी है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कौन गेन कर लेगा, ADP। ADP जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो अब ये चार्ज हो जाएगा, और ये 2 फॉस्फेट को अपने साथ मिला, एक फॉस्फेट को अपने साथ मिलाकर ATP बना लेगा। ठीक है, दोबारा सुने, NADH2 जो है ये आपके पास आ रहा है ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर, NADH। अब ये जो NADH2 होता है इसके अंदर हाइड्रोजन है, और उस हाइड्रोजन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाला इलेक्ट्रॉन, इसमें एनर्जी है। सबसे पहले ये ब्रेक होगा, NAD अलग, 2 हाइड्रोजन अलग, NAD ओरिजिनल स्टेट पे आ गया, ये तो निकल गया। अब ये जो 2 हाइड्रोजन है इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए जाते हैं, H पॉजिटिव बन जाता है। अब इस H पॉजिटिव को कैसे बाहर निकाला जाएगा, इस H पॉजिटिव को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया जाएगा, वाटर बन जाएगा, और ये वाटर रिस्पायरेशन का एंड प्रोडक्ट होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है, ये भी बाहर। चलो जी, H पॉजिटिव से भी जान छूट गई। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये कौन गेन करेगा, ये गेन करेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स ADP। अब जब ADP ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो अब ADP के ऊपर आ जाएगा माइनस चार्ज, फौरन से ये एक फॉस्फेट को अट्रैक्ट कर लेगा, फॉस्फेट इसके साथ जुड़ जाएगा, ATP बन जाएगा। ठीक है, ATP बन गया। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन चूंकि इसके अंदर आ गए, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स में एनर्जी थी, तो अब आपके ये जो ATP है इसमें एनर्जी आ जाएगी, ATP बन जाएंगे। ठीक है, ये सारा काम होना है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। तो आपके पास अल्टीमेटली क्या हुआ, आप देखो स्टार्टिंग में क्या था, ग्लूकोज था, और आखिर में आपके पास ये ग्लूकोज बन टूट गया, आपको ATP की सूरत में एनर्जी मिल गई, कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में वेस्ट मिल गया, वाटर की सूरत में एक और वेस्ट मिल गया। ठीक है, ये होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। उसके बाद ये होता कहाँ है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर वॉल होती है उसमें होता है, इनर मेम्ब्रेन, सॉरी, इनर मेम्ब्रेन के अंदर होता है। ठीक है, अगर मैं सेल का स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये आपका सेल है और ये उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है। शुरू की जो 2 स्टेजेस थी, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस और एसिटाइल कोएंजाइम A जो बना था, ये दोनों स्टेजेस आपके साइटोप्लाज्म में होती है। अब एसिटाइल कोएंजाइम A जब खत्म हो जाएगा, वो जब बन जाएगा तो वो आपका इसमें चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और जो बाकी की 2 स्टेज हैं यानी कि क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है।
अब अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर जो है उसमें एक आउटर वॉल होती है, आउटर मेम्ब्रेन, वॉल निकल रहा है मेरे मुंह से हमेशा, आउटर मेम्ब्रेन होती है जो कि बिल्कुल स्मूथ होती है, जबकि दूसरी जो अंदर की तरफ मेम्ब्रेन होती है वो ऐसे जगह जगह से ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड हुई भी होती है, ऐसे जगह जगह अंदर की तरफ फोल्ड हुई भी होती है। ये इनर मेम्ब्रेन आ गई, ठीक है, ये इनर मेम्ब्रेन होती है। और फिर इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये जो है, अंदर ये सारा जो है ये फ्लूइड भरा हुआ होता है, इस फ्लूइड को आप कहते हो मैट्रिक्स। ये तो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर हो गया। तो अब जो एरोबिक रिस्पायरेशन का पहला स्टेज था ग्लाइकोलाइसिस, वो कहाँ हुआ, वो साइटोप्लाज्म में हुआ। फिर दूसरा स्टेज जो होता है फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए, वो कहाँ हुआ, वो भी साइटोप्लाज्म में हुआ। अब जो एसिटाइल कोएंजाइम ए बना वो कहाँ चला जाता है, वो यहाँ चला जाता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया में आ जाता है। और अब जो तीसरी स्टेज थी ना मैट्रिक्स, वो क्रेब्स साइकिल, वो होती है इन मैट्रिक्स के अंदर। मैंने आपको बताया था कल, क्रेब्स साइकिल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कहाँ हो रही है, मैट्रिक्स के अंदर, इन जगहों पे, क्योंकि इस फ्लूइड के अंदर, इस मैट्रिक्स के अंदर वो तमाम एंजाइम्स मौजूद हैं जो क्रेब्स साइकिल के लिए चाहिए थे। लिहाजा ये जो आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए से अब ये अंदर आता है और क्रेब्स साइकिल होती है वो सारी यहाँ हो रही है इस माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें मैट्रिक्स के अंदर। और ये जो चौथी स्टेज है ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये होगी यहाँ इनर मेम्ब्रेन पर, ठीक है, इस जगह पर, ये इनर मेम्ब्रेन पर, इस जगह पर होगी। ये जो इनर मेम्ब्रेन है ना, यहाँ पे वो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स लगे हुए होंगे जिनको आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में शामिल करते हो, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो कहाँ हो रही है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। अब ज़रा इसको देखते हैं। अब उसके लिए हम अगर एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करें इनर और आउटर मेम्ब्रेन का, तो लेट सपोज कि ये आपकी जो है वो आउटर मेम्ब्रेन आ गई, ठीक है जी, ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन आ गई, थोड़ी सी मोटी बना दी मैंने। ये क्या है, ये आपके आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की। और अब जो है बीच में थोड़ा सा गैप होता है, देखे नज़र आ रहा है आपको, ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है, बीच में थोड़ा सा गैप है, ठीक है। तो ये हमने गैप रख दिया और अब ये इनर मेम्ब्रेन आ गई, ये आपकी जो है वो इनर मेम्ब्रेन आ गई, थोड़ी सी बड़ी बना दी मैंने। ये क्या है, ये इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, यहाँ पर हो रहा है आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। यहाँ होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन, ये थोड़ा सा बीच में गैप, और ये आपकी इनर मेम्ब्रेन। इस गैप को इस गैप को हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस। ये जो गैप है ना इसको हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस, ठीक है। और ये जो नीचे की तरफ है ये सब क्या है, ये जो नीचे, अबे पॉइंट, ये जो नीचे की तरफ है ये क्या है, ये वो मैट्रिक्स है जहाँ पे क्रेब्स साइकिल हुआ था, ठीक है। तो क्रेब्स साइकिल यहाँ हुआ है, ठीक है, यहाँ पर हुआ है। तो ये तो क्रेब्स साइकिल का प्रोडक्ट था ना, NADH2 और FADH2, ये दोनों यहाँ है। क्रेब्स साइकिल चूँकि यहाँ हुआ है तो वो कहाँ पर मौजूद है, वो मैट्रिक्स में मौजूद है, ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा लोकेशन बता दी मैंने आपको कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो होती है आखिरी स्टेज वो कहाँ हो रही है। आउटर मेम्ब्रेन है ये माइटोकॉन्ड्रिया की, ये आ गया इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस, ये आ गई इनर मेम्ब्रेन जिसमें फोल्डिंग हुई भी होती है, और ये आ गया आपके पास वो मैट्रिक्स। अब चूंकि क्रेब्स साइकिल मैट्रिक्स में होता है तो जो क्रेब्स साइकिल के नतीजे में जो प्रोडक्ट बने थे NADH और FADH वो कहाँ मिलेगा आपको, वो मैट्रिक्स में मिलेगा। अब ये जो आपकी इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, इसके अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स, कुछ कॉम्प्लेक्सेस पाए जाते हैं जिनको आपस में कंबाइन करके हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। ये कौन कौन से मॉलिक्यूल है जी, एक ये मॉलिक्यूल आ गया, ये मॉलिक्यूल आ गया जी, ठीक है, इसको ऐसे शेड दे देते हैं हम, ठीक है। इस मॉलिक्यूल को हम कहते हैं, नाम में लिख देता हूँ, मैं नाम लिख देता हूँ इसका, NADH रिडक्टेस, NADH रिडक्टेस, ठीक है, इसको कहते हैं। फिर एक और मॉलिक्यूल लगा हुआ होगा जी यहाँ पर, इसको आप कहते हो यूबिक्विनोन, इसका नाम मैं कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ, यूबिक्विनोन, ठीक है जी, ये दूसरा मॉलिक्यूल हो गया। फिर एक और बड़ा प्रोटीन का मॉलिक्यूल होता है, ये आ गया, इसको हम कहते हैं साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम C, ठीक है।
उसके बाद चौथा मॉलिक्यूल होता है, बल्कि नहीं सॉरी, इसको हम कहते हैं रिडक्टेज, तो इसको कहते हैं सी, में तो उसको कर दिया। ये कहलाता है साइटोक्रोम रिडक्टेज। और साइटोक्रोम सी जो है इसके बाद होता है यहाँ पर, ये आ गया साइटोक्रोम सी। खैर नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको, आपकी बुक में ये नाम है भी नहीं, ठीक है, तो नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैं सिर्फ आपको मालूमाती एंगल से बता रहा हूँ। उसके बाद होता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। यहाँ पर आता है एक बड़ा मॉलिक्यूल, इसका आप कहते हो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। ऑक्सीडेज। और आखिर के अंदर आपके पास होता है एटीपी सिंथेज। ठीक है जी, ये आ गया आपके पास, ये आ गया एटीपी सिंथेज। ठीक है, इसको आप कहते हो एटीपी सिंथेज। इन सारे मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करके, इन सारे मॉलिक्यूल्स को हम कंबाइन करके कहते हैं कि ये है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, तो ये इनर मेम्ब्रेन में ये सारे मॉलिक्यूल, लिहाजा ये जो है ईटीसी, ये आपकी जो है वो इनर मेम्ब्रेन में होती है। ठीक है, तो अब तक हमने क्या बात की, अब तक हमने ये बात की कि हमारे पास जो रिस्पायरेशन है, ग्लाइकोलाइसिस के नतीजे में दो पायरुवेट बनते हैं। फिर सेकेंड स्टेज एसिटाइल कोएंजाइम ए, जिसमें दो पायरुवेट कन्वर्ट हो जाते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए में। फिर क्रेब्स साइकिल होता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए से कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट बनता है, एटीपी बनता है, और एनएडीएच और एफएडीएच बनता है। और फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से आपके ये जो एनएडीएच और एफएडीएच है ये ब्रेक हो जाएंगे। इनमें से एनएडीएच जब ब्रेक होगा तो इसमें से एनएडी बनेगा, जो कि आपके पास वापस जो है सेल को मिल जाएगा। एनएडीएच दोबारा रिस्पायरेशन में काम आएगा। और दो जो हाइड्रोजन निकलेंगे, इन दो हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे, हाइड्रोजन जो है वो पानी बन के बाहर निकल जाएंगे, और ये जो दो इलेक्ट्रॉन है इनके ज़रिए एटीपी बनाया जाएगा। ये वाली स्टेज कहलाती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये कहाँ हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है। ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर बनाया हमने। ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है, ये बीच में जो है गैप, इसको आप कहते हो इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस। और ये माइटोकॉन्ड्रिया की दूसरी मेम्ब्रेन होती है, जिसको आप कहते हो इनर मेम्ब्रेन। और यहाँ पर जो है आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है, क्रेब्स साइकिल मैट्रिक्स में होता है, लिहाजा ये तो क्रेब्स साइकिल के प्रोडक्ट है NADH2 और FADH2, ये कहाँ पर है? ये मैट्रिक्स में है। अब ये जो इनर मेम्ब्रेन पे मॉलिक्यूल्स लगे हुए, ये वाला है NADH रिडक्टेज, ये है यूबोक्यूनोन, ये है साइटोक्रोम रिडक्टेज, ये है साइटोक्रोम सी, ये है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, ये है एटीपी सिंथेज। ये सारों ये 6 के 6 मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करके हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता कैसे। ठीक है, अब इसमें मैं ये नाम मिटा देता हूँ। ठीक है, अपनी आसानी के लिए सारे नाम मैंने मिटा दिए, सिर्फ मैं ये रखता हूँ ध्यान में। अब क्रेब्स साइकिल चूंकि ये नीचे मैट्रिक्स में हुआ है, यहाँ हुआ है क्रेब्स साइकिल, तो यहाँ पर आपके पास दो कंपाउंड पड़े हुए, एक है NADH2 और एक है FADH2। दोनों एक ही तरीके से टूटेंगे, तो मैं खाली आपको NADH का बताऊंगा, FADH भी बिल्कुल इसी तरीके से टूटेगा। ठीक है, तो मैं खाली आपको NADH का बताता हूँ। अच्छा, अब होगा क्या, सबसे पहले यहाँ चूंकि यहाँ पर इस मैट्रिक्स के अंदर क्रेब्स साइकिल हुआ है, तो अब ये मैट्रिक्स में आपके पास क्या मौजूद है? NADH2। अब NADH2 सबसे पहले ये NADH रिडक्टेज के पास आके ये ब्रेक हो जाएगा। NADH2 जो है वो ब्रेक हो जाएगा किसके अंदर? NAD और दो हाइड्रोजन, ऐसे ब्रेक हो जाएगा। अब ये जो NAD है ये वापस आपका काम मैट्रिक्स में आ जाएगा, और मैट्रिक्स के अंदर ये क्रेब्स साइकिल में दोबारा यूज हो जाएगा। और ये जो दो हाइड्रोजन बने हैं इनमें से इलेक्ट्रॉन्स निकाले जाएंगे, मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। जब आप इनमें से दो इलेक्ट्रॉन्स निकाल दोगे तो क्या बचेगा आपके पास? 2H पॉजिटिव बच जाएंगे। ठीक है, ये छोटा सा रिएक्शन हुआ आपके पास NADH रिडक्टेज के अंदर हो रहा है ये सारा। तो NADH जो आपके पास आया, NADH2 जो आपके पास आया, सबसे पहले ये ब्रेक हो गया NAD, और दो हाइड्रोजन इसमें से अलहदा हो गए। NAD जो है ये तो आपका जो है मैट्रिक्स वापस रिसीव कर लेगा, यहाँ पर आ जाएंगे ये NAD जो है वो मैट्रिक्स में आ जाएंगे, और ये जो है अब वो अगले क्रेब्स साइकिल में इस्तेमाल होंगे। जबकि ये जो दो हाइड्रोजन है, इन दो हाइड्रोजन के एटम्स में से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे आपको, और दो हाइड्रोजन पॉजिटिव आइंस हो जाएंगे। अब ये तो दो हाइड्रोजन पॉजिटिव आइंस हैं, ये यहीं पे रह जाते हैं, मैट्रिक्स में रह जाएंगे यहाँ पे।
तो जितने भी NADH टूटेंगे H पॉजिटिव यहाँ पर जमा होता जाएगा, H पॉजिटिव यहाँ पर जमा हो गया, ठीक है, ऐसे बहुत सारे जमा हो गए। अब ये जो दो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन्स, ये सबसे पहले NADH में बने। अब मैं यहाँ पे ब्लैक ले लेता हूँ। ये NADH पे आते हैं सबसे पहले, फिर NADH से ये जाते हैं यूबोक्यूनॉन में, फिर यूबोक्यूनॉन से ये सारे क्या है, दो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं किसमें, साइटोक्रोम रिडक्टेज में, फिर साइटोक्रोम रिडक्टेज से जाते हैं ये साइटोक्रोम सी में, फिर साइटोक्रोम सी से जाते हैं ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में, और फिर साइटोक्रोम ऑक्सीडेज से जाते हैं ये कहीं पर नहीं, यहाँ पर आते हैं, ये ट्रैवल कर गए। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स आपके जनरेट हुए ना, ये दो इलेक्ट्रॉन्स, ये उनकी जर्नी है। दो इलेक्ट्रॉन जब NADH रिडक्टेज ने बनाए तो वो इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन्स किसको दे दिए जाते हैं, यूबोक्यूनॉन को। यूबोक्यूनॉन से कहाँ जाते हैं, साइटोक्रोम रिडक्टेज में, फिर यहाँ से जाते हैं साइटोक्रोम सी और फिर साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में। अब जब ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में आ गए दो इलेक्ट्रॉन, तो मैंने आपको बताया था ऊपर इधर कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हाइड्रोजन को मिलाएंगे, इन इलेक्ट्रॉन्स से आपके जो है दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। मैं किससे रिएक्शन लिखूँ, रेड से लिख देता हूँ। अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन गेन कर लेगा, ठीक है, आधा यानी एक ऑक्सीजन का एटम इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स जब गेन करेगा कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, केमिस्ट्री पढ़ते हो आप। तो जब ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के एटम्स गेन करेंगे उन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ऐसे ये फौरन से H पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर लेंगे। ये रहे H पॉजिटिव तो भरे पड़े में, H पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेंगे और ये तैयार हो गया वाटर मॉलिक्यूल। और ये वाटर मॉलिक्यूल जो है फिर आपके ये मैट्रिक्स के अंदर है, मैट्रिक्स से ये माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर निकलेगा साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म से बिल्कुल ही बाहर ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो गया। ये क्या हो गया, ये एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, लिख देता हूँ मैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ठीक है जी। चले जी, इलेक्ट्रॉन की कहानी खत्म, ठीक है। तो आपके ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जनरेट हुए, ये दो इलेक्ट्रॉन जो है NADH ये सारा ट्रैवल करता हुआ साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में आता है। ऑक्सीजन इन दो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके नेगेटिव चार्ज ले लेगा, नेगेटिव चार्ज की वजह से ये इन पॉजिटिव हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर लेगा, और फिर ये पॉजिटिव हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होंगे, वाटर बनेगा, ये तो बाहर। अब आते हैं ये हाइड्रोजन पॉजिटिव का क्या होगा। ये जो हाइड्रोजन पॉजिटिव बन रहे हैं ना, ये तो इलेक्ट्रॉन की तो कहानी हो गई, अब इनका क्या होता है, इनका क्या होता है। अब ये जो आपके पास जब इन मॉलिक्यूल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होते हैं, ठीक है, इस मॉलिक्यूल में आए, जब ये इस मॉलिक्यूल में आए, इस मॉलिक्यूल में आए, तो इन इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज इन इलेक्ट्रॉन्स पर मौजूद है, पॉजिटिव चार्ज इन नीचे हाइड्रोजन्स पर मौजूद है। तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स इन हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करते हैं, आपको पता है नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन जब NADH रिडक्टेज में थे, यहाँ पर जब थे, ये इस जगह पर जब ये थे, तो इन्होंने क्या किया, अट्रैक्शन की वजह से हाइड्रोजन पॉजिटिव को इनमें से क्रॉस करवाकर कहाँ ले आए, ये ऐसे क्रॉस करा के यहाँ ले आते हैं, यहाँ आ जाता है H पॉजिटिव, ऐसे। इसी तरीके से जब साइटोक्रोम रिडक्टेज में आते हैं तो फिर दोबारा अट्रैक्शन की वजह से हाइड्रोजन जो है वो इधर जा जाता है इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस में। इसी तरीके से जब ऑक्सीडेज में आते हैं ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में, तो फिर दोबारा अट्रैक्शन की वजह से हाइड्रोजन जो है वो इधर आ जाता है। तो जब इन बड़े बड़े प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के अंदर यानी NADH रिडक्टेज, साइटोक्रोम रिडक्टेज और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, जब इनमें इलेक्ट्रॉन स्टे करता है ना, तो इलेक्ट्रॉन पे चूंकि नेगेटिव चार्ज होता है, फौरन से वो इन हाइड्रोजन्स को अट्रैक्ट कर लेता है। इन हाइड्रोजन्स को अट्रैक्ट करता है, हाइड्रोजन इनमें से क्रॉस होकर इस जगह पर आ जाते हैं। अब हाइड्रोजन इधर जमा हो गए, इधर जमा हो गए और नीचे से गायब हो गए, ठीक है। नीचे अब मैट्रिक्स में हाइड्रोजन खत्म हो गए और हाइड्रोजन कहाँ चले गए, अब आपकी ये इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस में आ गए। अब जब ऐसा होता है कि इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस में आ जाता है, तो अब हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन जो है वो इधर ज़्यादा हो गई, हाई कंसंट्रेशन हो गई हाइड्रोजन की ऊपर, और यहाँ मैट्रिक्स में लो कंसंट्रेशन हो गई, ठीक है। तो जब शुरू के अंदर तो है मैट्रिक्स में मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के जो ये थे आइंस थे वो ज़्यादा मैट्रिक्स में थे, लेकिन जब इन मॉलिक्यूल्स ने अट्रैक्ट किया हाइड्रोजन को और हाइड्रोजन को ट्रांसफ़र कर दिया इस जगह पर इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस पर, तो अब यहाँ हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन हो गई ज़्यादा, नीचे कम। डिफ्यूजन आपने पढ़ा हुआ है कि जब मॉलिक्यूल्स की ज़्यादा एक तरफ ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है, दूसरी तरफ लो, तो फिर मॉलिक्यूल्स जो है वो हाई से लो की तरफ मूव करते हैं। तो अब ये जो ATP सिंथेस है ये इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को वापस डिफ्यूज़ करवाएगा कहाँ,
मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, तो अब ये यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ आएंगे, तो एटीपी क्या करेगा, एटीपी सिंथेस, ये जो ऊपर हाइड्रोजन जमा हो गए इनको वापस जो है वो इस मैट्रिक्स में H पॉजिटिव को ले आता है, यहाँ पर आ गए वापस। अब इस दौरान जब ये हाइड्रोजन नीचे आ रहा होता है, हाइड्रोजन एटीपी सिंथेस में से जा रहा होता है, तो एटीपी सिंथेस इसमें से एनर्जी गेन कर लेता है, और वो जो एनर्जी गेन करता है वो एडीपी के मॉलिक्यूल्स को देता है, और वो फ़ौरन से फॉस्फोड को अपने साथ कंबाइन करते हैं, और क्या तैयार हो जाता है, एटीपी। ये एटीपी तैयार हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी खत्म हो जाती है। आप देखो NADH टूटा, यहाँ पे क्या हुआ, देखें ये NADH टूटा और यहाँ क्या हुआ, ATP बन गया, वाटर भी बन गया, ये बन गया। तो दोबारा सुने क्या होता है, ये जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये कैसे होता है, NADH का मॉलिक्यूल लिया जाता है, इसको तोड़ा जाता है, H अलग हो जाता है, NAD अलग हो जाता है। अब NAD तो जो है वापस मैट्रिक्स में आ गया, और ये अब दोबारा इस्तेमाल हो जाएगा आगे दूसरे रिएक्शंस में। अब ये जो हाइड्रोजन है इसमें H पॉजिटिव होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले ऐसे ट्रैवल करेंगे, NADH रिडक्टेज से यूबोक्यूनॉन में आएंगे, फिर साइटोक्रोम रिडक्टेज में, साइटोक्रोम C में, और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में। जब यहाँ आएंगे तो ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा, हाइड्रोजन को अपने साथ कंबाइन करेगा, वाटर तैयार। ये वाटर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, वाटर तो बाहर निकल जाएगा। अब जब इलेक्ट्रॉन्स इन बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स के अंदर होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करके ये जो H पॉजिटिव है इनको इधर ले आते हैं, कहाँ पे, इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस में। अब जब ये सारे H पॉजिटिव ऊपर आ जाएंगे तो अब ऊपर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हो गए, मैट्रिक्स में कम हो गए, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन जाएगा, ऊपर हाई नीचे लो। अब यहाँ पे क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। ठीक है, डिफ्यूजन होता है, और डिफ्यूजन क्या है, मॉलिक्यूल्स ज़्यादा से कम की तरफ जाते हैं। तो अब चूंकि मॉलिक्यूल्स ज़्यादा यहाँ पर हैं तो अब मॉलिक्यूल्स कैसे ऐसे ट्रैवल करके एटीपी सिंथेस के ज़रिए नीचे आएंगे। अब एटीपी सिंथेस जो एंजाइम है इसकी ख़ास बात ये होती है कि ये आपके हाइड्रोजन को जब क्रॉस करा के दूसरी तरफ लेकर आ रहा होता है तो इन हाइड्रोजन में से ये एनर्जी निकाल लेता है, और जब ये एनर्जी निकालेगा तो इन एडीपी को देगा ये एनर्जी, एडीपी फॉस्फेट को मिलाएंगे और एटीपी तैयार हो जाएगा। तो यूँ आपका जो है NADH से ATP तैयार हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से FADH भी टूट जाएगा, बिल्कुल यही मामला होगा FADH। तो ये आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो गई। यहाँ आपका ये ख़त्म हो जाएगा, यानी कि जो है रिस्पायरेशन, एरोबिक रिस्पायरेशन ख़त्म हो जाता है। अब ज़रा हम ATP कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, ATP कैलकुलेट करेंगे। देखें, अब थोड़ी सी समरी पेश करते हैं इसकी, और उस दौरान हम ATP कैलकुलेट भी करेंगे। सबसे पहले जब रिस्पायरेशन होता है, एरोबिक रिस्पायरेशन होता है, जो पहली स्टेज होती है उसको आप कहते हो ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोप्लाज्म में होता है। इसमें होता क्या है कि ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल आता है और वो ब्रेक होके किस में कन्वर्ट हो जाता है, 2 पायरोवेट में, 2 पायरोवेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब जब 2 पायरोवेट में कन्वर्ट होगा तो ग्लूकोज जब 2 पायरोवेट में कन्वर्ट होता है तो 2 ATP के मॉलिक्यूल्स बनते हैं और 2 NADH के भी मॉलिक्यूल्स बनते हैं, NADH2 के भी 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, याद होगा आपको शायद। तो ये देखें, ये था ना ग्लाइकोलाइसिस, ये था ग्लाइकोलाइसिस। तो ये देखें 2 NADH के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है, चूँकि ये एक मॉलिक्यूल से एक बनते हैं, लेकिन ये एक नहीं होते, ये 2 होते हैं। तो ये 2 होते हैं, लिहाजा 2 NADH के मॉलिक्यूल्स बने, और ये देखें जी ये 2 ATP के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर आपके पास क्या बनता है जी, ये मैंने लिखा हुआ भी था यहाँ पे कि 2 ATP के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, 2 NADH के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, 2 पायरोवेट में बनते हैं। ठीक है, तो ये पहली स्टेज होती है आपकी ग्लाइकोलाइसिस, साइटोप्लाज्म में हो रहा होता है, ग्लूकोज टूटेगा 2 पायरोवेट में, 2 ATP और 2 NADH। अब इनको ज़रा नोट करके रखिएगा, ये आपके पास अभी स्टे हुए में, ये 2 पायरोवेट जो है अब अगली स्टेज में जाएंगे। अगली स्टेज को आप कहते हो फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए, ये दूसरी स्टेज होती है। ये भी आपके कहाँ हो रही है, साइटोप्लाज्म में हो रही है। अगर इनके आपको रिएक्शन देखना है तो वीडियोस मौजूद है, पुरानी वीडियोस देख लीजिएगा कि ग्लाइकोलाइसिस हुआ कैसे। मैं आपको खाली नतीजा बता रहा हूँ ग्लाइकोलाइसिस और इन सब का। अब जो दूसरी स्टेज होती है वो होती है फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। इसमें क्या होता है, ये जो आपके पास ये वाला जो मॉलिक्यूल था, ये वाला जो है अब अगली स्टेज पे जा रहा है।
ये दो तो आपको मैंने कहा है ना, रोका हुआ है, इनको आपने नोट करके रखा हुआ है। ये दो पायरुवेट जाते हैं अब इस स्टेज के अंदर, दो पायरुवेट, और ये ब्रेक होंगे किसके अंदर, सॉरी ये कन्वर्ट होंगे किसके अंदर, एसिटाइल कोएंजाइम ए के दो मॉलिक्यूल्स में। एसिटाइल कोएंजाइम ए, इसके दो मॉलिक्यूल्स बनेंगे, एक पायरुवेट से एक बनेगा, तो चूंकि दो पायरुवेट है लिहाजा दो एसिटाइल कोएंजाइम ए के मॉलिक्यूल्स बनेंगे, और साथ साथ दो NADH2 के भी मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये था ना, देखें ये फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो देखें हमने एक पायरुवेट लिया हुआ है, एक पायरुवेट लिया हुआ है, ये उसको हमने पहले एक पायरुवेट में से कार्बन डाइऑक्साइड निकाली, एसिटाइल ग्रुप बना, और फिर इस एसिटाइल ग्रुप के साथ हमने जो है ये एसिटाइल ग्रुप बना, और फिर इस एसिटाइल ग्रुप के साथ हमने ये कोएंजाइम एस लगा, कोएंजाइम ए लगा दिया, ये बन गया। और ये देखें ये बन रहा है आपके पास NADH। ठीक है, अब एक पायरुवेट से एक बना है तो दो पायरुवेट है, दो बनेंगे। ठीक है जी, तो ये दो NADH बन गए, ये भी आपके पास प्रोडक्ट आ गए। ठीक है, अब ये जो दो एसिटाइल कोएंजाइम है ये जाएंगे अब अगली स्टेज पे। अब तीसरी स्टेज कौन सी होती है, क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में क्या होता है जी, आपके पास एक क्रेब्स साइकिल में एक एसिटाइल मॉलिक्यूल टूटेगा, तो दो क्रेब्स साइकिल होंगी, दो एसिटाइल मॉलिक्यूल्स टूटेंगे, एसिटाइल कोएंजाइम ए, दो मॉलिक्यूल्स टूटते हैं। अब आपके पास इसमें क्या तैयार होता है, ठीक है, इसके अंदर आपके पास क्या तैयार होंगे, 6 NADH के मॉलिक्यूल्स। कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है लेकिन वो तो वेस्ट प्रोडक्ट है, वो तो ज़ाया हो जाती है। 6 NADH2 के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, 2 FADH2 के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और 2 ATPs बनती है। दिखा देता हूँ मैं आपको। तो अब ये जो आपके पास एसिटाइल कोएंजाइम ए तैयार हुए थे, ये अब करेंगे क्रेब्स साइकिल। क्या तैयार होगा, 6 मॉलिक्यूल्स तैयार होंगे NADH2 के, 2 FADH2 के, और 2 ATP। याद रखिएगा क्रेब्स साइकिल एक एसिटाइल मॉलिक्यूल पे होता है, तो ये दो दफ़ा एसिटाइल क्रेब्स साइकिल होगी क्योंकि दो मॉलिक्यूल पे। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये थी आपके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, सॉरी क्रेब्स साइकिल। इसकी डायग्राम थोड़ी छोटी करते हैं, बहुत छोटी, ये ठीक है। ये आपके पास थी क्या, क्रेब्स साइकिल। तो देखें जी, एक NADH का मॉलिक्यूल यहाँ तैयार हुआ, एक NADH का मॉलिक्यूल यहाँ तैयार हुआ, एक NADH का मॉलिक्यूल यहाँ तैयार हुआ, 3 NADH के मॉलिक्यूल्स तैयार हुए, एक साइकिल की बात हो रही है। और एक FADH2 का मॉलिक्यूल तैयार हुआ है, एक FADH का मॉलिक्यूल तैयार हुआ है। और ATP कहाँ तैयार हुई है, ये तैयार हुई है जी, ATP तैयार हुई है। तो एक जो है वो ATP तैयार हुई है। ठीक है, तो एक क्रेब्स साइकिल के नतीजे में मैंने आपको दिखा दिया, 1 2 3 NADH तैयार हुए, एक FADH तैयार हुआ है, और एक ATP तैयार हुआ है। ठीक है, अब चूंकि ये एक एसिटाइल कोएंजाइम ए का है, अगर दो टूटेंगे तो सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितने हो जाएंगे 6, ये कितने हो जाएंगे 2, और ये कितने हो जाएंगे 2, 6 2 2, ये देखें मैंने लिखा हुआ 6 2 2। ठीक है, क्रेब्स साइकिल हो गई। अब ये जो NADH है, ये सारे NADH जितने भी NADH हैं ये सब टूटते हैं, NADH वगैरह टूटते हैं किस साइकिल के अंदर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। इलेक्ट्रॉन जो अभी आज हमने पढ़ी है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब इस साइकिल में हमने क्या देखा कि ये जो NADH के मॉलिक्यूल्स हैं ये ब्रेक होते हैं, और क्या तैयार होता है, ATP। ये देखें, ये NADH का मॉलिक्यूल आया था, ये सारा ट्रैवल कर गया, टूटा पीटा, और क्या तैयार हुआ आखिर में, ATP। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है तो एक NADH का जब मॉलिक्यूल टूटेगा तो ओहो 3 लिख दिया, जब एक NADH2 का मॉलिक्यूल टूटता है तो उसके नतीजे में 3 ATPs बनती हैं। कैसे बनती हैं ये मैंने दिखा दिया, लेकिन एक NADH के मॉलिक्यूल में इतनी एनर्जी होती है कि उससे आप 3 ATP जनरेट कर सकते हो। और एक FADH2 का जब मॉलिक्यूल टूटेगा तो उससे कितने ATPs तैयार होंगे, 2 ATPs तैयार होते हैं। ठीक है, तो ये आपके ये जो NADH वगैरह आए ना, तो ये अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इनको तोड़ देगा, और आपको एक NADH के मॉलिक्यूल टूटने से 3, FADH के मॉलिक्यूल टूटने से 2 ATPs बनती है। अब जरा चेक करते हैं कितने NADH बने थे, काउंट करते हैं, देखें
NADH2 के कितने मॉलिक्यूल्स बने थे जरा देखें। ग्लूकोज के अंदर ग्लाइकोलाइसिस में हमारे पास 2 बने थे, फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल में 2 बने, टोटल हो गए 4, और 6 यहाँ बने क्रेब्स साइकिल में। टोटल कितने हो गए? 10 मॉलिक्यूल्स बने हमारे पास, 10 मॉलिक्यूल NADH के, 2 ग्लाइकोलाइसिस में, 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए में, और 6 बने क्रेब्स साइकिल में। ठीक है, इसी तरीके से FADH के मॉलिक्यूल कितने बने वो भी चेक कर लेते हैं। FADH के मॉलिक्यूल खाली हमारे पास क्रेब्स साइकिल में बनता है 2। ठीक है, तो FADH के मॉलिक्यूल्स कितने बने हमारे पास? 2। और ATP कितने बने वो तभी हम देख लेते हैं। अच्छा, अब हमारे पास तीनों जो स्टेजेस थी, ग्लाइकोलाइसिस, एसिटाइल कोएंजाइम और क्रेब्स साइकिल, उन सब के नतीजे में टोटल 10 NADH बने। देखिए, 2 यहाँ बने, 2 यहाँ बने, 4 और 6 यहाँ बने, 10 हो गए। और 2 FADH के मॉलिक्यूल्स बने, तो टोटल हो गए थी ये 10 और 2। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एक NADH टूटता है तो कितने ATPs बनते? 3। तो अब इस एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 10 NADH बने, तो जब 10 बनेंगे मल्टीप्लाई कर दें 3 से, टोटल 30 ATPs बन जाएंगी। इसी तरीके से एक FADH टूटता है तो कितने ATP बनते हैं? 2। हमारे पास 2 FADH है, तो मल्टीप्लाई कर दो आप, कितने ATPs तैयार होंगे? 4। ठीक है, तो ये जो ग्लाइकोलाइसिस तीनों स्टेज के जरिए जो आपकी जो 10 NADH और 2 FADH बने, अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इनको तोड़ेगा और कितने कितने एटीपीज बना देंगे। टोटल आपके पास 30 ATP NADH की वजह से बनेंगे, 4 आपके वैसे बनेंगे। और ATPs काउंट कर लेते हैं, ओवरऑल ATPs कितने बने? 2 यहाँ बने, 2 यहाँ बने, 4 ATPs बने। तो 4 ATPs आपके तो वैसे बगैर तोड़े वगैरह बने, तो टोटल कितने बन गए जी? 38 ATP। यानी कि अगर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटा है तो कितने ATPs तैयार हो रहे हैं? 38। ठीक है, तो दोबारा देख लें आप, ग्लाइकोलाइसिस में 2 NADH बने, फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल में 2, 6 यहाँ, टोटल 10 NADH बन गए, 2 FADH बन गए। ठीक है, तो 10 NADH, 2 FADH। अब एक NADH टूटता है तो 3 ATP मिलती हैं, 10 टूटेंगे तो कितने मिलेंगे? 30। एक FADH टूटता है तो 2 ATPs बनते हैं, अगर 2 टूटेंगे तो कितने बनेंगे? 4, टोटल होगा 34। और 4 ATPs तो वैसे ही आपको मिल गए थे, 2 आपको ग्लाइकोलाइसिस में मिले, 2 आपको क्रेब्स साइकिल में मिले, तो 4 आपको ATPs वैसे मिल गए थे, तो टोटल कितने हो गए? 38। तो यानी कि सारी स्टेज के नतीजे में एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटेगा और आपको टोटल 38 ATPs मिलेंगी, एनर्जी से भरपूर 38 ATP के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। साथ साथ आपको कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलेगी जो कि एक्सक्रीट हो जाएगी, वेस्ट प्रोडक्ट है। वाटर मिलेगा जो कि वेस्ट प्रोडक्ट है, एक्सक्रीट हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड आपको क्रेब्स साइकिल में मिली थी, वाटर आपको जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका रिस्पायरेटरी जो ये जो एरोबिक रिस्पायरेशन है ये भी खत्म हो जाएगा। याद रखिएगा, एक और बात बता दूँ छोटी सी, वो ये कि आपकी बुक ने ये शो किया हुआ है कि एक ग्लूकोज जो है वो जब ब्रेक होता है तो 36 ATPs बनते हैं, ये गलत लिखा हुआ है उसमें। ठीक है, आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ होगा कि 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज ब्रेक इनटू 36 ATPs। ठीक है, तो वो ग्लाइकोलाइसिस के 2 ATPs काउंट नहीं कर रहा है, ये वाले 2 ATPs काउंट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है ये मुझे नहीं पता, बुक की ये मिस्टेक है। ठीक है, अब इसके पीछे इनका क्या रीज़न है मुझे नहीं पता, हो सकता है ये उस ग्लाइकोलाइसिस की ATPs को पता नहीं क्यों नहीं मान रहे, क्या चक्कर है। बहरहाल टोटल 38 बनते हैं, आप गूगल सर्च कर लो 38 ही निकलेगा, किसी दूसरी बुक को देख लो 38 मिलता है। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटेगा, 38 ATPs बनते हैं, आपकी बुक शो करती है 36। तो अब जाहिर बात है आपकी बुक में लिखा हुआ है, तो अगर MCQs वगैरह में आता है तो आपने 36 लिखना होगा। ठीक है, आप अपनी बुक को फॉलो करोगे 36 लिखना होगा, लेकिन वैसे हकीकत में 38 ATP के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका जो है वो रिस्पायरेशन भी ख़त्म हो जाता है। तो दो इस चैप्टर को मुश्किल तरीन चैप्टर कहा जाता है आपकी फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी में, क्योंकि इस चैप्टर में आपने 2 बड़े ख़तरनाक प्रोसेस पढ़े, फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन। दोनों खतरनाक क्यों है? क्योंकि दोनों के अंदर बहुत सारे स्टेजेस हैं, सीरीज ऑफ रिएक्शंस होते हैं, काफ़ी रिएक्शंस होते हैं। मुश्किल है, इसको मैं कहता हूँ कि ये इजी नहीं है। बार बार आप इन वीडियोस को देखिएगा, रेस्पायरेशन की भी, फोटोसिंथेसिस की भी, बार बार इन वीडियोस को देखोगे तो आपके समझ में आएगा, ये सारे रिएक्शंस आपके दिमाग में बैठेंगे। अदरवाइज ये सेकंड्स के अंदर निकल भी जाएंगे, क्योंकि इतने सारे नाम, इतने सारे मॉलिक्यूल्स, कैलकुलेशन, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब कुछ इन्वॉल्व है।
तब इंशाल्लाह कल की क्लास में मैं इन दोनों प्रोसेस को यानी फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन दोनों का एक जनरल ओवरव्यू दूंगा। ज़रा जल्दी जल्दी से दोनों को मैं एक रिवाइज कराऊंगा आपको, ताकि ये टॉपिक बिल्कुल ही निपटा दूं मैं। वैसे तो मैंने फोटोसिंथेसिस भी पढ़ा दिया, एटी ये रिस्पायरेशन भी पढ़ा दिया, लेकिन फिर भी मैं कल की क्लास में दोनों रिएक्शंस को थोड़ा सा रिव्यू कराऊंगा इनका। ठीक है, अगर कोई सवाल है पूछिएगा भी मुझसे। अगर बाद में आप वीडियो देख रहे हो, बाद में कोई सवाल निकले तो ज़रूर पूछिएगा।